हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 नवंबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का मेंस 2026 या 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आए हैं जीएस में, जो कि अगले हफ्ते से यानी कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये प्रोग्राम रहेगा। 2026 का जो प्रोग्राम है वो 9 महीने का प्रोग्राम है, 2026 के अगस्त तक चलेगा क्योंकि तब आप लोगों का मेंस है। और जो 2027 वाला प्रोग्राम है ये अगस्त 2027 तक चलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक्स दिए हुए हैं और आप हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और ये तो आपके कंप्लीट जीएस के प्रोग्राम्स हैं। अगर आप जीएस पेपर स्पेसिफिक भी अगर एनरोल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9150449990, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है करंट अफेयर्स और जीएस की, जिसमें टोटल 51 टेस्ट हैं। ये टेस्ट सीरीज़ भी हमारी ऑलरेडी रनिंग है। सिर्फ 599 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें एनरोल कर सकते हैं। और सी सेट लाइव क्लास अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ओनली अवेलेबल एट 1299। इसके लिए आपको हमारा जो ऐप है या वेबसाइट है वहाँ पर ये कोर्स लिस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स में आप सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके इसका ट्रायल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी दी गई है इस पर आप 49 रुपीज़ पे करें। उसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां से आप इन डेमो क्लासेस को या ट्रायल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा अगर आप रिमेनिंग अमाउंट पे करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कुछ समय पहले भी हमने इसकी बात की थी। अब ये हालांकि ऑफिशियल हो चुका है, फाइनल हो चुका है कि 2030 का 2030 का जो कॉमनवेल्थ खेल है, कॉमनवेल्थ गेम्स या जिसको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, वो अब इंडिया में होगा। और किस शहर में होगा? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, इसको लेकर हालांकि प्रपोजल पहले भी आ चुका था, मतलब प्रपोज नाम आ चुका था कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अहमदाबाद में ही होगा, लेकिन अब ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। ठीक है, कॉमनवेल्थ की जो स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की मीटिंग है वो कल हुई है ग्लासगो में और वहाँ पर ये चीज़ अब फाइनल हो चुकी है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होंगे? इंडिया में, अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे हैड रेड फ्लैग्ड बट गवर्नमेंट टू ग्रीन शील्ड ऑफ 90% अरावली हिल्स। ठीक है, जो अरावली हिल्स हैं, है ना, या जो अरावली हिल्स की जो रेंज है, अरावली की जो श्रृंखला है, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर सरकार ने एक नया क्राइटेरिया आप कह सकते हैं लेके आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अरावली हिल्स किन को माना जाएगा, मतलब किन हिल्स को, कितने हाइट के हिल्स को जो है वो अरावली हिल्स माना जाएगा, उसकी यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव किया है। हालांकि उस चीज़ को लेकर जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कुछ चिंताएं या कुछ कौशन उसमें बताए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने यहाँ पर जो है ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, अभी अब क्या पूरा का पूरा मामला है इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए 20 नवंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है क्या? रिकमेंडेशंस ऑफ अ यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसका एक पैनल था, उसने अरावली हिल्स की डेफिनेशन दी है। ठीक है, और वो इसलिए दी है बेसिकली कि जो माइनिंग वगैरह वहाँ पर है उसको, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि कुछ चीज़ ऐसी लग रही है, दो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो, बट इट अपीयर्स टू बी। ठीक है, माइनिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये जो डेफिनेशन है अरावली की, है ना, अरावली हिल्स की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, अभी डेफिनेशन के तहत क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहा गया है कि एनी लैंड फॉर्म
that is at an elevation of 100 meter or more above the local relief will be considered as part of Aravali Hills along with its slope and adjacent land. ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा लैंड फॉर्म जिसका एलिवेशन, ठीक है, जिसका एलिवेशन, जैसे मान लीजिए कोई अपलैंड एरिया है, अपलैंड मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई हिली एरिया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं हाई रिलीफ का एरिया, मतलब ऊंचाई वाला इलाका है, जो आसपास के इलाकों के कंपैरिजन में, आसपास के इलाकों की तुलना में 100 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, और उस एरिया के जो स्लोप्स होंगे वो भी, मतलब उस एरिया का जो स्लोप है वो भी, जो उसके एडजेसेंट लैंड है वो भी, दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अरावली हिल्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है 100 मीटर या उससे ज़्यादा। ठीक है, लेट इज कंपेयर टू दी, आप कह सकते हैं जो लोकल रिलीफ है ना, उसके कंपैरिजन में। अभी आगे इसका हम लोग डिफरेंस जो माइन्यूट है वो समझेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जो पैनल बनाया गया था उसने तो ये डेफिनेशन दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि व्हाट द पैनल डिड नॉट मेंशन इज दैट बाय दिस डेफिनेशन more than 90% of the Aravalli hills will not be counted as Aravalli anymore and be potentially open to mining and construction with severe environmental ramifications including the quality of air in the national capital region। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा गया है, जो डेफिनेशन थी वो तो मैंने आपको ऊपर बता दी, लेकिन ये जो पैनल बनाया गया था जिसने ये डेफिनेशन दी है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो पैनल था, उसने हालांकि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं की है कि ये जो डेफिनेशन अरावली हिल्स की दी गई है, ठीक है, ये 100 मीटर एंड अबव वाली, उस डेफिनेशन से क्या होगा कि अरावली हिल्स का, मतलब जो प्रेजेंट अरावली हिल्स हैं उसका 90% से ज़्यादा जो है वो अब अरावली का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या, अब वो अरावली का हिस्सा नहीं रहेगा तो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, और उसकी वजह से वहाँ पर जो माइनिंग है, ठीक है, माइनिंग और एनवायरमेंटल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, या अभी तक वहाँ पर नहीं होती थी तो वो अब हो सकती हैं। तो उससे नुकसान क्या होगा, एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा उससे, है ना। और जैसे कि आपका जो एनसीआर रीजन है, जो नेशनल कैपिटल का रीजन है, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास का, वहाँ पर हमें पहले से ही पता है कि क्वालिटी ऑफ एयर की क्या स्थिति है। ठीक है, और ख़ासकर अगर इस एरिया में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज़ अगर बढ़ेंगी तो उससे और ज़्यादा नुकसान इस एरिया की जो एयर क्वालिटी है उसको पहुँच सकता है। ठीक है, आई होप बात समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसका ये कहना है कि टोटल अरावली हिल्स का जो एरिया है, ठीक है, जो कि 20 मीटर या उससे बड़ा है, टोटल इतना है 12,000 जो एरिया यहाँ पर बताया गया है, मतलब इतने जो हिल्स हैं, ठीक है, मतलब जो हिल्स अलग अलग हाइट के होते हैं ना, उसमें से इतने हिल्स जो टोटल हैं जिनकी हाइट 20 मीटर या उससे ज़्यादा है ना, और जो कि राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा में स्प्रेड हैं, फैले हैं, उनमें से सिर्फ, यानी कि 12,000 से ज़्यादा अरावली हिल्स में से सिर्फ 1048 1048 यानी कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8.7% के आसपास ही हिल्स ऐसे हैं जो कि 100 मीटर या उससे बड़े हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि 12,000 ऐसे हिल्स हैं विच आर स्प्रेड अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान जिनकी हाइट 20 मीटर या उससे ज़्यादा है, और उन 12,000 में से सिर्फ 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हिल्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 12,000 में से अगर आप 1,048 घटाएंगे तो 11,000 से ज़्यादा हिल्स ऐसे हैं जो अब इस नए क्राइटेरिया, इस नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अरावली हिल्स का पार्ट नहीं होंगे। समझ गए बात, इसीलिए वहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ बताई कि मोर देन 90% जो है वो अब अरावली हिल्स के पार्ट में नहीं गिने जाएंगे, है ना, एज पर दिस न्यू डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि जो ये 20 मीटर की हाइट का कट ऑफ है ये क्रूशियल है फॉर अ हिल्स फंक्शन एज अ विंड बैरियर, क्योंकि ये 20 मीटर का क्राइटेरिया कहाँ से आया ये भी आगे देखेंगे हम, लेकिन 20 मीटर का क्राइटेरिया इसलिए लिया गया है क्योंकि वो जो हिल का फंक्शन है, बेसिकली मेन हिल का फंक्शन क्या होता है कि वो एक विंड के बैरियर के रूप में एक्ट करता है ना, कि जो हवाएं हैं वो पास नहीं हो पाती हैं। तो यानी कि अगर 20 मीटर का कोई एरिया है, कोई अगर हाइट में कोई एरिया है जिसको हम एक हिल कह सकते हैं, एक पहाड़ कह सकते हैं, तो वो जो ये विंड बैरियर का फंक्शन है उसको करता है, उसको प्रॉपरली वो फंक्शन करता है, तो इसलिए वो 20 मीटर का क्राइटेरिया यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, अब अरावली के हमें जो आप कह सकते हैं वो है अरावली का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है,
तो अरावली हमें पता है कि दिल्ली में नॉर्थ तक जाती है ना। उसके बाद साउथ में अगर हम बात करें गुजरात तक जाती है। बीच में आपके दो राज्य और पड़ते हैं, दैट इज़ हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये थोड़ा सा हमें मैप में भी ज़रूर देखना चाहिए, है ना। मैं आपको अगर इसको एक बार थोड़ा सा मैप में दिखाऊं तो ये देखिए, ये इस तरीके का मैप है आपको, आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इस एरिया पर फोकस करते हैं तो दिल्ली से ये लगभग शुरू होके हरियाणा, राजस्थान और इस तरीके से गुजरात तक ऐसे ही अरावली रेंज जो है वो जाती है। ठीक है, तो 4 राज्यों में ये जो है वो एक्सटेंडेड है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राजस्थान अकाउंट्स फॉर नियरली 2/3 ऑफ द माउंटेन रेंज, है ना। यानी कि 2/3 सबसे ज़्यादा जो माउंटेन रेंज का एरिया है वो किसी राज्य में है तो वो कौन सा है, दैट इज़ इन राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि कई दशकों तक जो अरावली हिल्स हैं उनके ऊपर सीवियर प्रेशर रहा है माइनिंग की वजह से, चाहे वो माइनिंग लीगल हो चाहे इलीगल हो, और बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे कि कंस्ट्रक्शन। इसकी वजह से ये जो अरावली हिल्स का रीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो रहा है। अब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से ये कहा था कि वो अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लेके आए, है ना। वाइल दी एफएसआई हैज़ बीन यूजिंग, एफएसआई जो है वो किस तरीके की, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करता है, और वो क्या है, यूजिंग अ 3 डिग्री स्लोप यार्ड स्टिक टू डिफाइन अरावली हिल्स सिंस 2010। ठीक है, 2010 से बेसिकली अरावली हिल्स को एफएसआई कैसे जो है वो डिफाइन कर रहा है कि 3 डिग्री का स्लोप, अगर जो स्लोप है, स्लोप आप समझते हैं, है ना, जो स्लोप होता है पहाड़ का, जो स्लोप होता है, अगर वो स्लोप 3 डिग्री से या उससे ज़्यादा है तो उसको अरावली हिल्स का पार्ट माना जाता है। ये एफएसआई की डेफिनेशन है जिसको यूज़ किया जा रहा है 2010 से। ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल कमेटी जो है वो 2024 में बनाई गई इस पर्पस के लिए, इस डेफिनेशन को मतलब इस अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसने इस बेंचमार्क को जो है वो मॉडिफाई किया और ये प्रपोज किया टू आइडेंटिफाई एज अरावली हिल्स एनी लैंडफॉर्म विद अ स्लोप ऑफ एटलीस्ट 4.57 डिग्रीज एंड अ हाइट ऑफ एटलीस्ट 30 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कि जो 2024 में कमेटी बनाई गई उसने जो डेफिनेशन दी वो ये थी। एफएसआई जो है वो तो 3 डिग्री स्लोप की बात कर रहा था, इन्होंने उस स्लोप को बढ़ा के 4.57 डिग्रीज करा, और साथ ही साथ हाइट भी इन्होंने बता दी 30 मीटर की। ठीक है, और अगर ये क्राइटेरिया या ये यार्ड स्टिक हम लोग यूज़ करते हैं तो ये 40% ऑफ द अरावलीज को जो है वो कवर करता है। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ने जो है यहाँ पर अब एक नई डेफिनेशन प्रपोज की है, और वो यही है कि 100 मीटर की हाइट होनी चाहिए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पर दी है वो एक अनसाइंड रिपोर्ट है एज पार्ट ऑफ इट्स एफिडेविट, और साथ ही साथ इसमें जो स्लोप और हाइट का पैरामीटर्स है उसको भी कन्फ्लेट किया गया है, मतलब उनको भी आपस में मिलाया गया है टू जस्टिफाई द न्यू डेफिनेशन प्रपोज्ड। सब्जेक्टिव हाइट, नेक्स्ट पेज में ये कंटिन्यूएशन में देखेंगे। Subjective height references that experts red flag may lead the exclusion even of many hills 100 मीटर और हायर। क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पर बेसिकली सिर्फ मतलब एक क्राइटेरिया नहीं दिया है, इन्होंने एक तो क्राइटेरिया हाइट वाला दिया ही है कि 100 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ स्लोप का क्राइटेरिया भी दिया है। तो उसके मतलब ये है कि कुछ एरियाज जो 100 मीटर से ज़्यादा भी हैं लेकिन अगर वो स्लोप के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो भी अरावली हिल्स के पार्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का ये कहना है कि एफएसआई ने हालांकि इस बात को लेकर कॉशन दिया था कि 100 मीटर का जो कट ऑफ है वो सिर्फ कुछ ही एरियाज को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और नीचे के जो एरियाज हैं मतलब जिनकी हाइट कम है वो हट जाएंगे, उस मतलब उस क्राइटेरिया से हट जाएंगे। तो लॉस ऑफ लोअर हिल्स इज लाइकली टू एक्सपोज वास्ट एरियाज टू सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स ब्लोइंग फ्रॉम द थार डेजर्ट टू द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स and endanger the livelihood of farmer and health of people including those living in Delhi and NCR। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल हैं उनका ये कहना है कि हालांकि हमारे मंत्रालय ने इस तरीके का डेफिनेशन तो दे दी है, बट एफएसआई ने इस तरीके की चेतावनी दी थी कि 100 मीटर के क्राइटेरिया से क्या होगा कि जो लोअर हिल्स हैं, है ना, जिनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है वो क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। वहाँ पर आपके फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो उससे होगा क्या कि जो डेजर्ट वगैरह से और जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इंडो-गैंजेटिक प्लेन तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो उसकी वजह से आसपास के एरियाज़ में रहने वाले लोग, खासकर जो
दिल्ली एनसीआर का रीजन है, वहाँ के लोगों की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बात इनका यहाँ पर कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो इन्होंने बातें कही, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखा है, द मिनिस्ट्री टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट को कही है वो ये है कि एवरेज स्लोप इन 12 ऑफ 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 4 स्टेट्स ऑन इस लिस्ट was under 3 degrees, implying that these districts would not be categorized as Aravali Hills if the FCI's 3 degree slope formula was accepted। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो टोटल मैंने आपको 4 स्टेट्स बताए ना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, उसमें टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ से अरावली पास होती है, और उन 34 में से 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो एवरेज स्लोप है अरावली का वो 3 डिग्री से कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो अरावली हिल्स डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते अगर ये ऐसे एफएसआई का जो 3 डिग्री स्लोप फार्मूला है इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्लेन्स हैं, है ना, एंड टेकन एज अ होल द एवरेज स्लोप ऑफ सच अ डिस्ट्रिक्ट वुड नेचुरली बी फार लोअर देन द स्लोप ऑफ इट्स हिली एरियाज, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्लेन एरियाज़ में हैं, तो इस ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का जो एवरेज स्लोप होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि हिली एरिया से कम होगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर हाइट डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ने अपना जो ये 100 मीटर का कट ऑफ दिया है उसको कैसे जस्टिफाई किया है, आर्ग्यूइंग दैट द एवरेज ग्राउंड लेवल एलिवेशन ऑफ नॉट अ सिंगल अरावली डिस्ट्रिक्ट वाज बिलो 100 मीटर। ठीक है, एवरेज ग्राउंड एलिवेशन का मतलब है सी लेवल से कंपैरिजन करते हुए, तो इनका ये कहना है कि अगर ऐसे हम देखें तो किसी भी अरावली डिस्ट्रिक्ट का जो ग्राउंड एलिवेशन है वो 100 मीटर से कम नहीं है। ठीक है, बट द एवरेज एलिवेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट अबव द मीन सी लेवल, है ना, मतलब वही जो ये कह रहे हैं कि किसी का भी 100 मीटर से कम नहीं है, वो ये तब कह रहे हैं कि जब हम उसको सी लेवल या समुद्र तल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हिल की हम मेजर करने की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है ना, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पैनल ने क्राइटेरिया दिया है 100 मीटर का, दैट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द जो उसके आसपास का लेवल है, जो आसपास का लो लाइंग एरिया है उसके कंपैरिजन में हाइट क्या है हिल्स की, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, उसको 100 मीटर माना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि वाइल द हिल्स आर मेजर्ड ओवर एंड अबव देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, जो इमीडिएट सराउंडिंग है वहाँ से जो 100 मीटर है उसको माना गया है, मेकिंग द टू सेट्स ऑफ नंबर्स इनकम्पेरेबल। इसीलिए इनका ये कहना है, जैसे इनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए किसी हिल की हाइट 190 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, लेकिन अंडर द न्यू डेफिनेशन उसको अरावली हिल्स में नहीं काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया ऐसा है कि उसकी हाइट, सराउंडिंग एरिया की हाइट सी लेवल से 100 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अब जो हिल है, जैसे अगर मैं आपको इसको एक छोटा सा, एक मिनट, जस्ट गिव मी सम स्पेस, अगर मैं इसको छोटा सा एक आपके सामने एक इलस्ट्रेशन, एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं, लेट से दिस इज अ सी लेवल। ठीक है, ये क्या है? सी लेवल है, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो सी लेवल है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एरिया है और ये यहाँ पर मान लीजिए कोई हिल है। ठीक है, समझ गए बात? तो ये जो हिल है, दिस इज अ हिल, ठीक है, और ये जो है वो एक लो लाइंग एरिया है, समझ गए, इसके बगल में, हिल के बगल में। अब ये जो हिल की हाइट है फ्रॉम द सी लेवल, लेट अस से दिस इज 190 मीटर्स। ठीक है, जो हिल की हाइट है फ्रॉम द सी लेवल दैट इज 190 मीटर्स, और ये जो लो लाइंग एरिया की हाइट है फ्रॉम द सी लेवल, लेट अस से दिस इज 110 मीटर्स, लेट अस से। ठीक है, समझ गए? अब जब हम इस हिल को कंपेयर करेंगे इस एरिया से, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? दिस विल बी जस्ट 80 मीटर्स, यस और नो? क्योंकि ये 190 है, 190 है, ये 110 है, तो ये जस्ट 80 मीटर हो गई। तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट क्राइटेरिया मान के चलें कि 100 मीटर अबव द सी लेवल जो है, ठीक है, तो 100 मीटर अबव द सी लेवल अगर हम होगा तो फिर तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, है ना। बट इसीलिए उनका ये कहना है कि 100 मीटर अबव द सी लेवल नहीं है, वो 100 मीटर है हिल की हाइट फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। अगर सराउंडिंग एरियाज की हाइट ऑलरेडी 100 मीटर से ज़्यादा है तो फिर ये हाइट जो होगी हिल की एज कम्पेयर टू दिस सराउंडिंग एरिया, वो तो 100 मीटर से कम हो जाएगी, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ हिल। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। चलिए, तो बेसिकली ये वो बात समझा रहे हैं, है ना। इसके बाद आगे देखिए, जो एरियाज एक्सक्लूड हुए हैं वहाँ पर उसकी बात की जा रही है। मिनिस्ट्री की लिस्ट में जो 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स,
लेफ्ट आउट मैनी डिस्ट्रिक्ट्स विद एन एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस ऑफ अरावली, यानी कि अभी तक ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पर अरावली की प्रेजेंस एस्टैब्लिश थी, लेकिन अब वो बाहर हो जाएंगे, है ना। तो वही उन्होंने बताया है कि 34 जो अरावली डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स, उनमें से कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो अब इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल दिया है राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर एक फेमस फोर्ट है जो कि अरावलीज के ऊपर बना हुआ है ना, और वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लेकिन वो अब इस लिस्ट में नहीं रहेगा क्योंकि वही क्राइटेरिया की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पर सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है ना, जो कि अरावली और विंध्या हिल रेंजेस के कन्वर्जेंस में, मतलब जहाँ पर ये दोनों हिल्स मिलते हैं, तो वो भी क्राइटेरिया में नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि वही प्रॉब्लम है जो आपको मैंने प्रॉब्लम या जो ये समझाया क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग वो नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसको लेकर थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, ये कमिटीज़ वगैरह की बात को समझें, तो मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से ये कहा था कि वो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के अंतर्गत, मतलब उनके अंडर में एक कमेटी बनाए टू कम आउट विद अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर अरावलीज टू प्रोटेक्ट द हिल्स फ्रॉम माइनिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के अंडर में एक कमेटी बनाई जाए और वो अरावली की यूनिफॉर्म डेफिनेशन के साथ सामने आए ताकि जो अरावली हिल्स हैं उनको माइनिंग से बचाया जा सके, ठीक है। अब इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने एक और टेक्निकल सब कमेटी बना दी जून 2024 में, है ना। उसमें एफएसआई भी था, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो भी था, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड सर्वे ऑफ इंडिया एज मेंबर्स, इन सबको इसमें जो है वो एक कमेटी, इन्होंने एक सब कमेटी बना दी, ठीक है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाने के लिए, उसने एक और सब कमेटी बना दी अपने अंडर में। अब इससे पहले अगर हम बात करें 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि ऑल एरियाज अबव द मिनिमम एलिवेशन ऑफ एन अरावली district 115 meter in case of Rajasthan with a slope of at least 3 degrees be delineated as hills together with a uniform 100 meter wide buffer downhill, ठीक है। ये बेसिकली एफएसआई की डेफिनेशन थी। A succession of such hills with within 500 meter intervals were to be considered as hill range, और इस तरीके के हिल्स के जो 500 मीटर के दायरे में जो भी ऐसे एरियाज थे उनको हिल रेंज माना गया था। ये 2010 से चल रहा था। इसके बाद 2024 में जो एफएसआई वाली जो सब कमेटी बनाई गई थी, उसने इस बेंचमार्क को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसने अरावली हिल्स और रेंजेस को ऐसे डिफाइन किया एज द प्रोटेरोजोइक फोल्ड बेल्ट फॉर्मिंग अ लीनियर सीरीज ऑफ ऑल्टरनेट हिल्स इंक्लूडिंग टेबल लैंड्स एंड वैली विद अ स्लोप ऑफ एटलीस्ट 8%, दैट इज 4.57 डिग्री एंड एलिवेशन ऑफ एटलीस्ट 30 मीटर। तो इन्होंने इसको जो है वो क्राइटेरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसके बाद सितंबर 2025 में FSI submitted a report to the Environment Secretary presenting district-wise hill maps of the entire Alavuri region, और उसमें जो मॉडेस्ट हिल्स हैं 10 से 30 मीटर के, एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग नेचुरल विंड ब्रेक्स क्रिएटिंग शेल्टर्ड zones that extend many times their route downward and thereby effectively halting near surface and transport, ठीक है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई। इसके बाद अक्टूबर में मिनिस्ट्री ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो सबमिट करी, है ना, सबमिट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि अरावली स्टेट्स have agreed to the criteria of elevation of 100 meter and above from the local relief or ground level along with supporting slopes presently followed by Rajasthan for regulating mining in the Aravali hills and ranges, ठीक है। तो उसमें बेसिकली वही कहा गया कि जो 100 मीटर अबव 100 मीटर एंड अबव फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज, ध्यान रखना, नॉट फ्रॉम द सी लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है इस 100 मीटर की हाइट डेफिनेशन को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री से ये कहा है कि वो एक मैनेजमेंट प्लान बनाए फॉर सस्टेनेबल माइनिंग विद द हेल्प ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द अरावली हिल्स अंडर द न्यू डेफिनेशन। तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए सस्टेनेबल माइनिंग के लिए इनके साथ मिलके, है ना, ये जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये नई डेफिनेशन को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इस नए डेफिनेशन में बेसिकली क्या बातें कही गई हैं, जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बताई दी हैं। एक तो 100 मीटर की हाइट, ठीक है, 100 मीटर की हाइट कहाँ से सराउंडिंग एरिया से, ठीक है, सराउंडिंग एरिया से, और जो स्लोप है स्लोप वही वाला माना जाएगा 4.57 डिग्रीज वाला, ठीक है, समझ गए बात। चलिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक्सप्लेन पेज पर हमें 2-3 आर्टिकल्स देखने हैं।
ठीक है। हम्म। तो एक तो यहाँ पर बेसिकली अभी जो 1 तारीख से 1 दिसंबर से ये शुरू होने वाला है इसका पार्लियामेंट का विंटर सेशन, है ना, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर केंद्र जो है एक बिल लाने के कोशिश में है, और वो बिल क्या है, HECI बिल कहा जा रहा है उसको, दैट इज़ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। ठीक है। इस बिल में बेसिकली क्या प्रोविजंस होंगे, प्रोविजंस बेसिकली कुछ इस तरीके के होंगे कि हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है। ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगले महीने जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है वहाँ पर ये बिल आएगा। इस बिल का एम है कि जो 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं अभी, जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एक है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग दैट इज़ NCTE, और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों को जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा, है ना, इस HECI के अंतर्गत। अब ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसका रिकमेंडेशन था ये कि इस तरीके की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाई जाए। तो उसी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ये काम चल रहा है। हालांकि 2018 में केंद्र ने एक इसी तरीके का बिल और ड्राफ्ट किया था, जिसमें यह था कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसको HECI से रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि उसको फिर मतलब उसका कुछ विरोध वगैरह हुआ और उसको फिर वो बिल आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है। अब ये जो HECI है इसकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो वही है कि जो लेटेस्ट बिल है इज लाइकली टू फॉलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द NEP 2020। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ये फॉलो करेगा। NEP ने ये प्रपोज किया था कि एक सिंगल ओवर आर्किंग रेगुलेटर बनाया जाए जो कि UGC, AICTE और NCTE के फंक्शंस को सब्ज्यूम कर ले। मतलब तीनों जो अभी अलग अलग बॉडीज़ हैं उन तीनों के फंक्शन एक ही बॉडी में रख लिए जाएं, दैट इज़ HECI बॉडी हो वो। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये NEP की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। अब UGC जो है वो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, AICTE जो है वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, और जो NCTE है वो टीचर्स एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। NEP में बेसिकली प्रपोज किया गया है कि HECI के अंतर्गत 4 वर्टिकल्स हो। एक वर्टिकल की बात की है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है। ये सभी फील्ड्स को रेगुलेट करेगा एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ठीक है। मेडिकल एजुकेशन के लिए मेडिकल काउंसिल होता है, MCI होता है, और लीगल काउंसिल के लिए तो वही जो बार्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है। तो ये बेसिकली लीगल एजुकेशन को क्या करेगा और मेडिकल एजुकेशन के अलावा सभी फील्ड्स को रेगुलेट करेगा। इसके बाद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा, ये एक एक्रेडिटेटिंग बॉडी होगी। इसके बाद एक मतलब दूसरा पिलर ये हो गया, या दूसरा वर्टिकल आप कह सकते हैं। तीसरा वर्टिकल जो है दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि लर्निंग आउटकम्स फ्रेम करेगा। और चौथा होगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये फंडिंग के लिए होगा। ठीक है। तो ये 4 वर्टिकल की यहाँ पर बात की गई है। NEP में बेसिकली यही लिखा था कि ईच वर्टिकल एंड HECI will be an independent body consisting of persons having an expertise in the relevant areas. ठीक है। HECI itself will be a small independent body of eminent public spirited experts in higher education। तो ये बातें NEP में 2020 में लिखी गई हैं। हायर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि फंडिंग डिसीजंस जो हैं वो सरकार के पास रहेंगे। ठीक है। फंडिंग डिसीजंस के लिए ऐसी कोई अलग से बॉडी नहीं बनाई जाएगी, ये इनका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कहना है। HECI का एम क्या है कि जो रेड टेप है, रेड टेप मतलब रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं। ठीक है। लाल फीताशाही बेसिकली हमारा जो आप कह सकते हैं गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। अब कुछ कम हुआ है, बट अभी भी रेड टेपिज्म थोड़ा बहुत तो है। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, ये शब्द आया कहाँ से? देखो, रेड टेपिज्म का मतलब होता है, आपने पुरानी कुछ वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में, मूवीज़ में कहीं देखा होगा, है ना, कि क्या होता था कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर कोई भी काम जो होता है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, वो उसकी फाइल्स बनती है। ठीक है। और उन फाइल्स को एक लाल कलर के आप कह सकते हैं थ्रेड से बांधा जाता है उन फाइल्स को। ठीक है। तो रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही का मतलब वही है कि जो आप मतलब सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में क्या होता है, मतलब क्या होता था, इसको हम ऐसे कहें अगर, तो काम जो है वो फाइलें, वो लाल फीते से फाइलें बंधी रहती हैं, और उन फाइलों को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा करप्शन, ब्राइबरी, ये सब चीज़ें चला करती थी। ठीक है। अभी भी होता है लेकिन थोड़ा सा एज सच कम हो गया ये चीज़ें। तो यहाँ पर वही लिखा है कि HECI जो है वो उस रेड टेपिज्म को कम करने के लिए और
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने के लिए कि वो इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग बन सकें, वो इसका एम है। ठीक है। हैवी हैंडेड नेचर ऑफ द करंट सिस्टम, हैवी हैंडेड नेचर ऑफ द करंट सिस्टम का मतलब है, हैवी हैंडेडनेस का मतलब होता है कि द पावर इज कंसंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, और यू कैन से द एंटायर फ्रेमवर्क वर्क्स एज पर द अथॉरिटी, अंडर द अथॉरिटी ऑफ फ्यू बॉडीज, है ना। तो वो चीज़ है, तो उसको लेकर एनईपी में ये कहा गया है कि द मैकेनिस्टिक एंड डिसएम्पावरिंग नेचर ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम हैज़ बीन राइफ विद वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि मतलब इस तरीके का जो नेचर है हमारे रेगुलेटरी सिस्टम का, इसमें कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हैवी कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद इन अ फ्यू बॉडीज। ठीक है, कि कुछ ही बॉडीज में बहुत सारे ज़्यादा पावर है। इसके बाद इन बॉडीज़ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलती है। 2018 के बिल की अगर हम बात करें, पहले भी मैंने बताया कि एक बिल आया था, तो 2018 के बिल में ये था कि एक कमीशन लाया जाए जो यूजीसी को रिप्लेस करे विद एन एचईसीआई, दैट वुड कंप्राइज अ चेयरपर्सन। उसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 12 मेंबर्स होंगे जिनको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि वो जो वर्जन था 2018 वाला, उसमें एआईसीटी और एनसीटी को सब्ज्यूम करने की बात नहीं की गई थी, तो इनके चेयरपर्सन जो हैं वो भी एचईसीआई के मेंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अब तो इनको भी, मतलब जो नया एचईसीआई बिल है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बॉडीज़ हैं इनको भी सब्ज्यूम कर लिया जाएगा, है ना। लेकिन उसमें एचईसीआई को ये एम्पावर नहीं किया गया था कि वो फंड्स को डिसबर्स कर सकें, और फंड्स की जो पावर है वो उस समय की जो एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, है ना, मानव संसाधन मंत्रालय, उसके अंडर रखा गया था। हालांकि अब तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है। जो कमीशन का टास्क है, इंक्लूडेड लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर इंस्टीट्यूशंस टू अवॉर्ड डिग्रीज एंड ग्रांटिंग ऑटोनॉमी। ठीक है, कमीशन का बेसिकली टास्क यही था कि इंस्टीट्यूशंस के लिए मानक बनाए जाएं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं कि इंस्टीट्यूशंस को डिग्रीज देने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, है ना, ऑटोनॉमी ग्रांट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया था कि एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाया जाएगा, हेडेड बाय द एचआरडी मिनिस्टर, जिसमें हायर एजुकेशन काउंसिल्स के जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, उनको उसके मेंबर बनाया जाएगा। अब एचईसीआई को लेकर जो कंसर्न्स हैं, 2018 का जो ड्राफ्ट बिल था उसको जब फीडबैक के लिए रिलीज़ किया गया तो काफ़ी ज़्यादा पुशबैक जो है वो फेस हुआ। पुशबैक मतलब कि उसका विरोध हुआ, क्योंकि क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि बिल वुड लीड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड ओवर रेगुलेशन, है ना। तो बिल में, मतलब उसके क्रिटिक्स ने ये कहा कि इस तरीके का बिल अगर लाया जाएगा तो इससे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ओवर रेगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिक्स ने ये भी कंसर्न यहाँ पर रेज किया अबाउट द एचईसीज कंपोजिशन, कि एचईसी का जो कंपोजिशन है उसको लेकर, है ना, उसमें स्टेक होल्डर का रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड होगा, और यूजीसी की जो फाइनेंशियल पावर है वो, यूजीसी की फाइनेंशियल पावर बेसिकली आपको इसको लेकर क्या बोलते हैं इसको, ग्रांट्स वगैरह को लेकर या फंड्स को वगैरह को लेकर वो एचआरडी के पास चली जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी किया गया है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये समझ में आ गया ना आपको। इसके बाद 2 आर्टिकल्स और देखने हैं। हालांकि इसको हम लोग अभी कुछ दिनों पहले भी, इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई है ना उसकी ऑलमोस्ट सारी बातें हम लोग कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, इंडोनेशिया में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, दैट इज सेमेरू, है ना, उसमें भी हमने ये बातें की थी। यहाँ पर फिर से एक बार इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं, रिकॉल हो जाएगा। हाईली गुब्बी इरप्शन, वाई सम वॉल्केनोज इजेक्ट लावा वाइल अदर्स स्प्यू स्मोक एंड ऐश, यानी कि कुछ वॉल्केनोज में से लावा निकलता है और कुछ वॉल्केनोज में से ऐश और स्मोक निकलता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है हाईली गुब्बी वॉल्केनो का। हाईली गुब्बी वॉल्केनो मैंने आपको बताया कि लगभग 12,000 साल तक ये डोरमेंट रही है, और उसके बाद अचानक से इसका इरप्शन हुआ है। कहाँ पर? दैट इज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया, है ना। संडे को इरप्शन हुआ। यहाँ से थिक प्लूम्स ऑफ ऐश और गैसेस जो हैं वो हवा में कई किलोमीटर तक देखे गए, है ना। कल हमने बात की थी इसको लेकर कि कैसे इस पूरे इवेंट की वजह से जो ये है आपका एयरक्राफ्ट ट्रैफिक है वो कैसे प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा है कि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर इमेजिनेशंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, ऑल वॉल्केनोज डू नॉट इजेक्ट स्ट्रीम्स ऑफ ग्लोइंग एंड मोल्टन लावा। कि हमारी एक इमेजिनेशन होती है कि जब भी हम बात करते हैं या सोचते हैं या सुनते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली पिक्चर क्या आती है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसका मतलब गर्म लावा जो है वो निकल रहा होगा, बह रहा होगा, है ना। इस तरीके की हमने कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस देखे होते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ आती है। लेकिन ऐसा नहीं है।
सारे के सारे वॉल्केनोज जो हैं वो ग्लोइंग मॉल्टन लावा इजेक्ट नहीं करते। ठीक है, नेचर ऑफ इरप्शन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द विस्कोसिटी ऑफ द मैग्मा। मैग्मा मतलब आप समझते हैं ना कि जमीन के अंदर जब गर्मी है और जो पार्ट पिघल रहा है उसको मैग्मा कहा जाता है। तो मैग्मा की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का मतलब थिकनेस कह सकते हैं, गाढ़ापन कह सकते हैं, उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें किस तरीके की गैसेस डिजोल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्केनो का जो इरप्शन है वो कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जो मैग्मा में सिलिका कंटेंट है, सिलिका मतलब एक तरीके सिंपल शब्दों में कहें तो सैंड। ठीक है, जो सैंड का कंटेंट है वो डिटरमाइन करता है उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब वही है कि कितना वो स्टिकी होगा या रनी होगा। अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे गाढ़ापन, मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आपने पानी देखा है, ठीक है, यू हैव सीन वाटर, यू हैव माइट हैव ऑल्सो सीन ग्लिसरीन, आपने ग्लिसरीन भी देखा होगा। तो पानी की विस्कोसिटी कम होती है, पानी कैन ईजिली फ्लो। वहीं अगर हम बात करें इसकी ग्लिसरीन की, या ग्लिसरीन चलो छोड़ो, आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, है ना, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल वो ले लो, उसकी विस्कोसिटी भी कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होती है। अगर आप दोनों सरफेस पर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर और 1 ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल अगर आप पोर करोगे तो यू विल कंपेरेबली नोटिस कि वाटर जो है वो बड़ी आसानी से उसकी ड्रॉप फ्लो कर रही है, वेयर एज मस्टर्ड ऑयल की ड्रॉप उतनी ईजिली फ्लो नहीं कर रही है। उसके पीछे रीज़न यही होता है, दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी या गाढ़ापन की अगर हम बात करें तो गाढ़ापन यही है कि अगर कोई चीज़ बड़ी आसानी से फ्लो कर रही है दैट मीन्स इट इज़ लेस विस्कस, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि सिलिका कंटेंट डिटरमाइन करता है कि कोई मैग्मा जो है वो कितना ज़्यादा स्टिकी होगा या रनी होगा। ठीक, रनी मैग्मा का मतलब वही है जेंटल और इफ्यूजिव इरप्शन होगा जहाँ पर लावा सिंपली फ्लो करता है, मतलब जैसे जो वॉल्केनिक वेंट है, वेंट मतलब जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, तो वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो तब होगा जब आपका क्या होगा, रनी मैग्मा होगा। रनी मैग्मा का मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, और उसमें सिलिका कंटेंट भी कम होगा। लेकिन ऐसा मैग्मा जिसमें सिलिका ज़्यादा है वो स्टिकी होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर एक्सप्लोजिव इरप्शंस होंगे और ऐश होगी उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें लावा आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन का जो एक्सप्लोजिव नेचर है वो इंडिकेट करता है कि उसमें जो गैस है वो कितना उसके अंदर एक्यूमुलेटेड है। अगर जो आपका लावा बाहर निकल रहा है अगर उसमें गैसेस रिलीज हो जाती हैं, ठीक है, अगर गैसेस रिलीज हो जाती हैं तो फिर वो लावा इजीली फ्लो करता है, जिसको हम कहते हैं रनिंग लावा, या जिसका हम ये कह रहे हैं कि विस्कोसिटी कम है। लेकिन ऐसा लावा जिसमें गैसेस ट्रैप्ड हैं, गैसेस उसमें से बाहर नहीं निकली हैं, गैसेस एस्केप नहीं हो पाई हैं, ट्रैप्ड हैं, तो वो लावा क्या होगा, वो लावा फ्लो नहीं करेगा, वो स्टिकी लावा होगा, उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा। वहां पर आपको फिर इस तरीके के जो प्लूम्स हैं ऐश के, स्मोक के, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बता दी कि प्रेशर पे ऊपर भी डिपेंड करता है ना। और ऐसे केसेस में जहां पर मैंने आपको बताया कि जो गैसेस हैं वो ट्रैप्ड है, गैसेस रिलीज नहीं हुई हैं, एस्केप नहीं हुई हैं, तो ऐसा जो इरप्शन होगा उसमें टेफ्रा बनेगा, है ना। टेफ्रा मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे हवा में आपका गैस और एशेस का प्लूम्स जो है वो हवा में बादल की तरह उड़ रहा है, क्लाउड की तरह उड़ रहा है, उठ रहा है ऊपर को, तो वो ऊपर जाके कहीं पर एक बड़ा सा बोल्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज टेफ्रा। ठीक है, उसमें से फ्लोइंग लावा नहीं दिखाई देगा आपको। आई होप बात क्लियर है। ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने कुछ दिनों पहले भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर फिर से इसको डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एक आर्टिकल की जिसको लेकर मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, हालांकि 2-3 लोगों ने उसका जवाब दिया, बट ज़्यादा लोग आप लोग आजकल कमेंट्स में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, प्लीज़ ज़रूर करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है कि हाउ 26 नवंबर केम टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे, कि कैसे 26 नवंबर को जो है वो भारत का संविधान दिवस मनाया जाने लगा है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वाई ओनली ऑन 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने फुल फ्लेज्ड नेचर में लागू हुआ है कब से, 26 जनवरी 1950 से। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसमें भी यही डेट मेंशन की गई है 26 नवंबर 1949 को दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यही बात उसमें लिखी गई है। ठीक है, हालांकि 26 जनवरी को हम लोग क्या
मनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। लेकिन 2015 से, और ये तो हम मना रहे हैं 1950 से ही, ठीक है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से, लेकिन 2015 से 26 नवंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, या जिसको हम हिंदी में संविधान दिवस भी कहते हैं। 2015 की मई में यूनियन कैबिनेट ने ये अनाउंस किया था कि 26 नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा? टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग इट्स सिटीजन्स, यानी कि हमारे देश के नागरिकों के बीच में जो संवैधानिक मूल्य है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इसको इस डे के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि वो जो साल था 2015 का, उस साल जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुआ करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन, उनकी 125वीं जन्म जयंती भी थी 2015 में, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको जो है वो रिलेट किया गया। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि 2015 में मई के महीने में कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया और 19 नवंबर 2015 को ही इस कदम को फॉर्मली नोटिफाई किया गया। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे पहले, यानी कि 2015 से पहले 26 नवंबर को जो है वो नेशनल लॉ डे, ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि, लॉ को विधि कहते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो थे वो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, ठीक है। डे तो वही है 26 नवंबर, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। और 26 नवंबर को बेसिकली क्या मनाया जाता था? नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय विधि दिवस। क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब जो थे वो हमारे देश के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री भी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि 26 नवंबर 2015 से पहले नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। और क्यों मनाया जाता था उसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न यहाँ पर बता दिया। और मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि आप जब भी, अगर यूपीएससी की स्पेसिफिक आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी दिन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर कोई डे मनाया जाता है, तो सिर्फ उतना आपको जानना काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको ये भी जानना होगा, यू शुड ऑल्सो नो कि वाई दैट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर डेट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, वो भी जानना होगा। क्लियर है बात? क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा यूपीएससी में। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस तारीख को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है, वो आपको पता है ना। नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है ना। नेशनल एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी यूपीएससी के लेवल पर। अब तो खैर आजकल स्टेट पीसीएस वगैरह में भी इस तरीके के डेट पूछने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी जब भी आप डेट्स को पढ़ें, किसी इंपॉर्टेंट डे को पढ़ें, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वाई द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे आज, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार ये फिर से बता दूं कि अगर आप सी सेट लाइव हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा बैच जो चल रहा है उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 1299 रुपीज़। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और आप चाहें तो सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये QR कोड और UPI ID जो दिख रही है इसके थ्रू पेमेंट करना होगा, 49 रुपीज़। उसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, देन यू विल बी एडेड टू अ टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ से आप इन ट्रायल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और एक बार आपका एक्सेस कंप्लीट, मतलब ये ट्रायल क्लासेस का पीरियड पूरा होता है, तो आप अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी 2026 और 27 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स गिवन है। बाकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास है, उसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।